Hello everyone, this is Poonam Thakur here and welcome back to my channel. So guys, today my topic is why Woodrow Wilson is considered as father of administration. क्यों वुड्रो विल्सन को ही फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है? तो कुछ बच्चों के मन में आंसर आ गया होगा कि उनका एक ऐसे आया था 1887 में, उसका इतना प्रभाव पड़ा स्कॉलर्स पे कि उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस ऐसे में ऐसा क्या था कि उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। तो नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वुड्रो विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम उनकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक फैक्चुअल डेटा है, जैसे कि वुड्रो विल्सन का जो बर्न है, उनका जो बर्थ हुआ था वो 28 दिसंबर 1856 में हुआ था वर्जीनिया यूएसए में। उन्होंने स्टडी की है पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट एंड लॉ। ग्रेजुएट एंड रिसीव्ड की है डिग्री पीएचडी कहाँ से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और प्रेसिडेंट भी थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इस टाइम पीरियड में। और डाइड हो गए 1924 में। तो 1856 से लेकर के 1924 तक इनका टाइम पीरियड था। विल्सन एक सेमिनियल फिगर है, इम्पोर्टेंट फिगर थे इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर डिसिप्लिन में देखा जाए, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। विल्सन इन 1887 पब्लिश्ड हिज आर्टिकल। विल्सन ने 1887 में अपना आर्टिकल पब्लिश किया, जिस आर्टिकल का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। कौन सा ऐसे था उनका? स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और किस में वो पब्लिश हुआ था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। ये यूजीसी नेट का 2018 तक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था। कभी तो इस ऐसे की डेट पूछ ली जाती थी एग्जाम में, कभी ये पूछ लिया जाता था कि ये कौन से किस में पब्लिश हुआ है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। उसके बाद अभी तक तो नहीं आया एग्जाम में, 22 तक। फिर आता है हमारे पास 1887 ईयर इज कंसिडर्ड टू बी द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। अब 1887 में जब ये ऐसे पब्लिश हुआ, उसी ईयर को इन्होंने कंसीडर कर लिया, फॉर्मल बिगिनिंग हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ डिसिप्लिन। अच्छा, फिर आता है हमारे पास The essay reflects the views of Wilson on administration and did not bring about an understanding of structure, process and tools and technique of public administration. अब ये जो essay है ना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये व्यूज़ दिखाता है किसके? विल्सन के। एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग विल्सन के क्या व्यूज़ हैं, इस essay में वो दिखाया है। और इन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग दी है स्ट्रक्चर की कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस टूल एंड टेक्निक को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। विल्सन के essay में बस विल्सन के व्यूज़ दिखाए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उनके क्या व्यूज़ थे। बट रिफ्लेक्ट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। बट उस ऐसे में ये दिखाया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो क्या है एक्चुअल में? वो है कि गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट क्या काम करिए, गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, वो एक्शन वो दिखाया इन्होंने। एंड शुड बी स्टडीड विद मोर डिटेल एंड फोकस। और भी स्टडी, उसकी और भी स्टडी करनी चाहिए मोर फोकस और डिटेल के साथ। फिर आता है हमारे पास प्रायर टू विल्सन। विल्सन के ऐसे से पहले स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने की, जैसे कि ये स्कॉलर्स ने की, जैसे कुटल्या ने अर्थशास्त्र लिखा, कन्फ्यूशियस ने फिलोसफी, कन्फ्यूशियस जो थे चाइना के, उनकी फिलोसफी एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी बुक पब्लिश हुई। लेकिन लोगों को ज़्यादा प्रभाव विल्सन के ऐसे का ही क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बात तो अर्थशास्त्र जब जो लिखा था, जो रियल अर्थशास्त्र लिखा था, वो 300 BC अराउंड कुछ में लिखा था। जो उसके बाद अर्थशास्त्र आया वो 1915 में आया, उसको ट्रांसलेट भी 1950 अराउंड किया था। और ये वाला इनका ऐसे 1885 में आया। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का तो वैसे कोई मैच नहीं है विल्सन के एफर्ट के साथ, क्योंकि अर्थशास्त्र ने बहुत ब्रॉड लेवल पे बात की। उन्होंने स्टेट की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर, सभी पर्सनल मैन पावर मैनेजमेंट सब पे बात की है। इनका ऐसे एक ब्रॉड लेवल का ऐसे है। लेकिन विल्सन का जो एफर्ट है उस अपने ऐसे में उसने टैग किया उनको एज अ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। वो इसलिए नहीं कि उनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा था, अर्थशास्त्र के कंटेंट से ज़्यादा अच्छा विल्सन का कंटेंट था, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल्सन के ऐसे का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत पड़ा, क्योंकि वो ऐसे जिस बैकग्राउंड में लिखा गया था, उस बैकग्राउंड में लोग बहुत सफ़र कर रहे थे। जो विल्सन के ऐसे लिखने का बैकग्राउंड है वो है अमेरिका का स्पॉइल सिस्टम।
अमेरिका का जो स्पॉइल सिस्टम चल रहा था, जिसमें भाई भतीजावाद चल रहा था, उसमें क्या था, एक गवर्नमेंट आती है, अपने ही भाई भतीजावाद से अपना जो भी ऑफिस की हायरार्की है सभी में अपने अपने ही लोग होते हैं। अब किसी कारण जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है या टाइम पीरियड जो भी होता है, इलेक्शन के थ्रू आए, जैसे भी आए, इलेक्शन तो तब होते नहीं थी, स्पॉइल सिस्टम चलता था, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो भी वो अपने लोगों को ले आएगी, पहले वाली सारी चले जाएगी। तो वो क्या था कि ऑफिस में एक स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट में कैसा काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना कैसे है, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। क्योंकि एक आएगा तो दूसरा जाएगा, और दूसरा जाएगा तो अपना पूरा खानदान लेके चला जाएगा, न्यू वाला आएगा तो न्यू वाला फिर से सेटअप करेगा। तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाने के लिए उस टाइम पर लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि अपने अपने को चांस मिलता था सभी, इसलिए उस ऐसे का इम्पैक्ट बहुत पड़ा लोगों की लाइफ पर, क्योंकि वो रिलेटेबल सिचुएशन थी ना तब की। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया कि वो एक रियलिटी शो कर रहे थे अपने ऐसे के थ्रू। उनका जो ऐसे है, उस ऐसे से उनका एक ऐसे इनिशिएट था, एक सस्टेन इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, स्कॉलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, टू टेक अप द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन सीरियसली, कि गवर्नमेंट इन एक्शन जो है उसको सीरियसली स्टडी किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है सीरियसली स्टडी करना चाहिए। लोगों में एक इंटरेस्ट, स्कॉलर्स में इंटरेस्ट जगाया किसने, उनके आर्टिकल ने, विल्सन के आर्टिकल ने। जब विल्सन ने वो आर्टिकल लिखा, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, जब इसीलिए कम्प्लीटली कोई उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, व्हेन ही रोट एंड कंप्लीट हिज ऐसे। इसीलिए उनके एफर्ट को उनके ऐसे को ट्रायल ब्लेजिंग एफर्ट बोला जाता है, क्योंकि तब उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ही रोट द ऐसे इन द बैकग्राउंड ऑफ मलडाइज ऑफ अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम। तो उनके ऐसे का बैकग्राउंड क्या था, अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम, जो मैंने आपको बता दिया है। द प्रेजिडेंट हु विन्स द इलेक्शन कम्स टू ऑफिस। जो प्रेजिडेंट इलेक्शन जो भी जैसे भी जीते थे, जो भी उनका क्राइटेरिया होता था तब इलेक्शन का, क्योंकि इतना फेयर तो होगा नहीं आज की तरह, क्योंकि तब स्पॉइल सिस्टम इतना चलता था। तो जो भी उन्होंने उस टाइम पर जो भी टाइम पीरियड में जैसे इलेक्शन होते थे, तो जो भी इलेक्शन से जीत कर आता था, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लोगों का बना देता था। एंड वन हु लीव द ऑफिस मूव अवे फ्रॉम द होल एडमिनिस्ट्रेशन। और जब जाता था तो होल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चला जाता था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। Wilson was of the opinion that studying the administration was the solution for correcting the political abuse of the spoil system. अब विल्सन का क्या ओपिनियन था, उनका ये मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में सल्यूशन मतलब कि करेक्ट करने के लिए, उसमें क्या करेक्शन है उनके पॉलिटिकल, एक स्टडी अच्छे से स्टडी करना ही एक सोल्यूशन है, कि एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छे से स्टडी की जाए, ताकि जो पॉलिटिकल अब्यूज़ हो रहा है, जो स्पॉइल सिस्टम चल रहा है, उसको करेक्ट किया जाए। कि थ्रू आ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी, कि एक सिस्टमेटिक तरह से जब हम स्टडी करेंगे स्पॉइल सिस्टम की, तो इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। स्पॉइल सिस्टम की जो एक स्पॉइल सिस्टम नाम की एक इतनी बड़ी गलती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हम उसको ठीक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द essay of Wilson was focused on introducing reform in the government action. दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए तो जो विल्सन का ऐसे है, उस ऐसे ने फोकस किया कि इंट्रोड्यूस किया जाए रिफॉर्म्स को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस चीज़ का लोगों पे बहुत प्रभाव हुआ, क्योंकि लोग इस सिचुएशन से झेल रहे थे, इस सिचुएशन को कब से झेल रहे थे, इस सिचुएशन से पास हो रहे थे, इसीलिए उस ऐसे का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ लोगों पर। अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन। तो विल्सन का क्या कंट्रीब्यूशन है, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि उनका ऐसे लिखने का बैकग्राउंड क्या था। स्पॉइल सिस्टम से पहले लोग परेशान थे, जब इस ऐसे में समाधान आया, कुछ सोल्यूशन उनको दिखा, उनको एक होप दिखी, तो फिर उन्होंने फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल्सन को माना। अब आता है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन। विल्सन का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इन्होंने बोला साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जब एक सिस्टमैटिक, एक डिसिप्लिन, एक स्टडी से एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन से किया जाए, स्टडी की जाए किसी चीज़ की, तो उसको साइंस बोला जाता है। ठीक है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन स्टडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड है हमारे पास रीज़न फॉर लेट एमरजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या रीज़न है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना लेट आया। तो उसके उन्होंने 3 रीज़न बताए, मतलब ये एक ना 3 स्टेजेस से जो हमारी सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी, मतलब 3 स्टेजेस से होके निकली है। पहला तो पीरियड था एब्सोल्यूट रूल का, द पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल, जिसमें डिक्टेट होते थे, ओप्रेसिव होते थे, ट्राइबल चीफ होते थे, एट्सेट्रा। सेकेंड है द पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉपुलर कंट्रोल,
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोगों ने स्ट्रगल की। थर्ड था द पीरियड ऑफ पॉपुलर रूल ऑफ गवर्नमेंट, जब हमारे पास गवर्नमेंट का रूल आया। तो 3 स्टेज बताई इन्होंने। पहली स्टेज में तो जब हमारे पास जो ट्राइब्स थे, किंग क्वीन का राज होता था, उस टाइम का टाइम पीरियड बताया। फिर सेकंड बताया कि उसके बाद लोगों के पास रोल, मतलब इतने लिमिटेड चीज़ें थी करने को, इतने लिमिटेड रोल थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अथॉरिटी की, एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो बहुत कम थी, मतलब वो उसको ड्यूटी समझा ही नहीं जाता था। तो ये सारी कुछ रीज़न रहे हैं कि इमरजेंसी हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लेट। सॉरी। फिर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। फिर डाइकॉटमी में इन्होंने ये बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए पॉलिटिक्स में से, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट उनके इलेक्शन के थ्रू होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की सिलेक्शन के थ्रू होती है। तो ये इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, इसीलिए इसको रिमूव किया, मतलब सेपरेट किया जाए। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बोला इन्होंने, मतलब विल्सन को रेफ़र किया जाता है कि फर्स्ट कंपैरेटिव थ्योरिस्ट जिन्होंने कंपैरेटिव वाली स्टडी करने की बात की वो विल्सन है। वैसे तो कुछ लोग अभी बोलेंगे रिक्स हैं, बट रिक्स का अलग है और विल्सन का अलग। सबसे पहले जो है विल्सन को कंपैरेटिव थ्योरिस्ट बोला जाता है। विल्सन का मानना ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए एक कंपैरेटिव अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तब भी झंडा उठा के आ गए कि कंपैरिजन करना होता है, कि दूसरों की कॉपी करना, दूसरों की चीज़ों को इमिटेट करना। तो अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के बजाय हम दूसरों की चीज़ों को कॉपी नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर ये बोला, उन्होंने एक एग्जांपल दी, बहुत ही प्यारी एग्जांपल देकर बोला कि इफ़ आई सी अ मर्डरस फेलो शार्पिंग द नाइफ क्लेवरली, अगर मैं देखूंगा कि एक साथी मेरा, एक मर्डर जो है, वो नाइफ को शार्प कर रहा है, बहुत ही क्लेवर तरीके से उसको शार्प कर रहा है, आई कैन बोरो हिज वे ऑफ शार्पिंग द नाइफ। वो जिस तरीके से उस नाइफ को वो कर रहा है, शार्प कर रहा है, मैं उसका वो जो स्किल है उसको लूँगा, ना कि उसकी वो इंटेंशन लूँगा टू कमिट मर्डर विद इट। जिस नाइफ से वो मर्डर करने वाला है उसकी मैं इंटेंशन नहीं लूँगा, बट मैं उसकी उस स्किल को ज़रूर कॉपी करूँगा कि वो कैसे अपने स्किल से नाइफ को शार्प कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि कंपैरेटिव स्टडी करने से हम किसी के कल्चर को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें एक लेसन मिलेगा कि कैसे फ़िल्टर करना है अपने, जो हमारे अपनी जो गलतियां हैं या कुछ कमियां हैं, अब एक लेसन लेंगे हम दूसरों की टेक्निक से, ऐसा बोला विल्सन ने। तो कंपैरेटिव स्टडी करने की बात इन्होंने की थी। फिर उन्होंने बोला प्राइवेट और है, और प्राइवेट और नहीं, प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बोला कि जो प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का थीम है ना, सेंट्रल कंसर्न होता है, वो होता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो हमें वही चीज़ें किस में लानी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या लाना है, 3 ईज लाने। तो सबसे पहले 3 ईज जो एनपीएम में है आज, वो सबसे पहले विल्सन ने बात की थी 3 ईज की। ई से इफेक्टिवनेस, सबसे पहले इकोनॉमी कर लो, सेकंड में आएगा एफिशिएंसी, लिखने ही नहीं आ रहा इससे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये बोला विल्सन ने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत थोड़ा स्लोली बोलूँ, क्योंकि जो मेरा बोलने का वॉल्यूम के साथ पेस है वो थोड़ा हाई है, मैं बोलते बोलते थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। तो कोई नहीं, मैं अपनी इस चीज़ को इस अपने से ओवरकम करूँगी, जो मेरी ये वीकनेस है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।